वेलकम बैक टू मानल क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आइसोलेशन एंड स्पेसिएशंस के विषय में। तो आज इस वीडियो सेगमेंट से हम लोग बात करेंगे आइसोलेशन मैकेनिज्म के विषय में कि कैसे जो स्पीसीज़ होते हैं वो कैसे अपने पेरेंटल पॉपुलेशन से आइसोलेट होकर एक न्यू स्पीसीज़ बनाते हैं। स्पेसिएशन के क्या कारण होते हैं, स्पेसिएशन किसे कहते हैं, इन सब टॉपिक के विषय में हम लोग इस वीडियो के सेगमेंट्स में डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज के कंटेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कैटेगरी ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है, इन सब के विषय में आज हम फोकस करेंगे। स्पेसिएशन और सिग्निफिकेंस के विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन के रूप में अगर हम देखें तो व्हाट इज़ द आइसोलेशन, आइसोलेशन किससे कहते हैं। The division of a single population into two or more groups because of some barriers for the interbreeding is called as the isolation। अर्थात किसी एक सिंगल पॉपुलेशन का अर्थात पेरेंटल पॉपुलेशन का दो या दो से अधिक समूहों में विभक्त हो जाना, डिवाइड हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन कहते हैं। और ये क्यों डिवाइड होते हैं, क्यों विभक्त होते हैं, बिकॉज ऑफ सम बैरियर्स, कुछ बैरियर्स के कारण। और ये बैरियर्स क्या हो सकते हैं, ये बैरियर्स या जियोग्राफिकल हो सकते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या रिप्रोडक्टिव बैरियर्स हो सकते हैं। अर्थात जब कोई एक पेरेंटल पॉपुलेशन से कोई एक उसमें से कोई एक खंड निकल कर, कोई एक उसका पार्ट निकल कर कहीं दूसरे जगह जाकर अपना निवास बनाकर रहने लगे और उनके बीच में कोई इंटरब्रीडिंग ना हो, तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा आइसोलेट हो जाएंगे कि वो अपने स्पीसीज में ही इंटरब्रीडिंग करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि वो जो न्यू पॉपुलेशन बना हुआ है वो पेरेंटल पॉपुलेशन से बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बीच में आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पर एक हम फिगर के माध्यम से आपको दर्शाना चाहें तो ये एक पेरेंटल पॉपुलेशन है ना। कैसा पॉपुलेशन है, पेरेंटल पॉपुलेशन, जिसमें बहुत सारे मेंबर रह रहे थे, है ना, बहुत सारे मेंबर क्या हैं, रह रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैरियर्स आ जाते हैं। अब वो बैरियर्स क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, या तो जियोग्राफिकल बैरियर होगा या फिर रिप्रोडक्टिव बैरियर्स होगा। मान लीजिए कोई जियोग्राफिकल बैरियर्स आ गया, ये कोई पॉपुलेशन है, इसके बीच में कोई क्या बन जाता है, मान लीजिए कोई अलगाव हो जाता है। अलगाव किसके द्वारा हो सकता है, जियोग्राफिकल बैरियर के द्वारा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बैरियर्स के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से एक पार्ट जो है ये निकल कर यहाँ रहने लगा, इसको हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे या A1 कह सकते हैं। और इसमें से कुछ पार्ट ये निकल कर क्या हो गया, A2 बन गया, है ना। तो अब देखिए कुछ तो यहीं रह जाएंगे, अर्थात पेरेंटल पॉपुलेशन के कुछ मेंबर अपने जगह रह जाएंगे और कुछ निकल कर दूसरे जगह चले जाएंगे। और इनके बीच की दूरी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगे, आपस में प्रजनन नहीं करेंगे। जब ये प्रजनन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो न्यू स्पीसीज बने हुए हैं ये अपने पेरेंटल पॉपुलेशन से बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो बहुत सारे जनरेशन तक, कई जनरेशन तक अगर इसी प्रकार से ये आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं करेंगे और अपने ही जहाँ वो बसे हुए अपने प्लेस पर, अपने स्थान पर, वहाँ आपस में जो मेंबर्स हैं उनके बीच में इंटरब्रीडिंग करेंगे, अपने पेरेंटल पॉपुलेशन इंटरब्रीडिंग नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे ये जो है स्पीसीज जो होंगे ये इंडिपेंडेंट स्पीसीज बन जाएंगे और ये न्यू स्पीसीज बन जाते हैं। इसी को हम स्पेसिएशन कहते हैं। आइसोलेशन क्या हुआ, अर्थात पेरेंटल पॉपुलेशन से दो या दो से अधिक टुकड़ियों में बट जाना, और किसके कारण, किसी प्रकार के फिजिकल बैरियर या फिर रिप्रोडक्टिव बैरियर्स के कारण। तो ये जो अलगाव होता है, ये जो डिफ्रेंसिएशन होता है, ये जो डिवाइडेशन होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या होता है, न्यू स्पीसीज बनता है। और न्यू स्पीसीज क्या होता है, सच टाइप्स आर द स्पीसीज विच कैन नॉट बी इंटरब्रीड विद द पेरेंटल पॉपुलेशन। अर्थात एक ऐसा स्पीसीज जो अपने पेरेंटल पॉपुलेशन से इंटरब्रीड ना करे और एक इंडिपेंडेंट नया स्पीसीज बना ले, उसको हम स्पेसिएशन कहते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी हम आइसोलेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, एक बार इंट्रोडक्शन को हम फिर से देखते हैं। द डिवीजन ऑफ अ सिंगल पॉपुलेशन इनटू टू और मोर ग्रुप्स बिकॉज ऑफ सम बैरियर्स फॉर द इंटरब्रीडिंग इज कॉल्ड एज द आइसोलेशन। अर्थात इंटरब्रीडिंग को रोकने के लिए, अर्थात ऐसे स्पीसीज विच कैन नॉट बी इंटरब्रीड टुगेदर, अर्थात जब कोई ऐसी स्पीसीज जो अपने पेरेंटल स्पीसीज से इंटरब्रीड ना करे और इंडिपेंडेंट रूप से किसी दूसरे स्थान पर पृथक होकर रहने लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आइसोलेशन कहते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल हम आपको बता दें, आप समझ जाएंगे।
जैसे एक परिवार में एक माता पिता के 4 संतान हैं, 4 संतान में से कोई एक संतान बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है और उसकी सोसाइटीज़ जो है, उसके बच्चे, उसकी पत्नी और वो सब बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, और शेष 3 जो हैं वो कम पढ़े लिखे हैं। तो जो अच्छा पढ़ा लिखा है वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि वो जाएगा शहर में कमाएगा, कहीं दूसरे जगह रहेगा, अपने बाल बच्चों को ले जाएगा। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो ये सोचेगा कि हमारे 3 भाई बहुत बैकवर्ड हो गए हैं, और वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंट होकर कहीं दूसरे जगह माइग्रेट होकर किसी दूसरे शहर में रहने लगेगा। और वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी हो जाता है कि वो अपने पुराने घर अर्थात अपने पेरेंट के घर वो वापस नहीं आता है, और वो वहीं पर जिस स्थान पर आ रहा है वहीं अपने बच्चों का शादी करेगा, वहीं रहेगा। तो इस प्रकार से उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसकी रहन सहन बदल जाएगी, उसका एजुकेशनल वैल्यूज़ बदल जाएगी। तो इस प्रकार से इन 3 भाइयों और एक जो सेपरेट भाई गया है, इनके बीच में इतना ज़्यादा डिस्टिंक्शन हो जाएगा, और धीरे धीरे अगर ये 2-3 पीढ़ियों तक उनके बच्चों में और ज़्यादा अगर वो डिस्टिंक्शन बना ही रह गया, अलगाव बना ही रह गया, तो ये देखा जाएगा कि वो पेरेंटल स्पीसीज से अर्थात पेरेंटल पॉपुलेशन से वो जो नया पॉपुलेशन बन गया वो बिल्कुल ही क्वाइट डिफरेंट होगा। इस प्रकार के अलगाव को ही हम आइसोलेशन कहते हैं। और वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो जो लड़का अलग से जाकर रहने लगा वो एक नया स्पीसीज बना लेगा, वो बिल्कुल भी अपने भाइयों से रिजेंबल नहीं करेगा ना। इसी प्रकार से जातियों में भी होता है कि जब एक पेरेंटल पॉपुलेशन से कोई छोटी टुकड़ी अपने किसी कारणवश, वो कौन कारण हो सकता है, वो जियोग्राफिकल कारण हो सकता है या फिर रिप्रोडक्टिव बैरियर हो सकता है, किसी बैरियर से किसी कारणवश वो अलग चला गया, कहीं दूर सुदूर जाकर बस गया, तो और फिर वापस वो अपने पेरेंटल इनहेबिटेट पे नहीं आ सकता, वहाँ वो नहीं आ सकता है जहाँ वो लोग रहते हैं, उनके पेरेंट्स रहते थे। तो धीरे धीरे जहाँ रहेगा वहीं इंटरब्रीड करने लगेगा, और इस प्रकार से इतना ज़्यादा पृथक्करण, इतना समय, ज़्यादा समय बीत जाने का टाइम इंटरवल अगर बढ़ जाएगा, तो टाइम इंटरवल बढ़ने की वजह से वो एक नया स्पीसीज बना लेगा। इसी को हम स्पेसिएशन कहते हैं, और इस प्रकार के अलगाव को हम आइसोलेशन कहते हैं, है ना। There are a number of the process by which 2 related populations living in the same area कैन रिमेन्स डिस्टिंक्ट। कह रहा है कि ये इसमें बहुत से देयर आर नंबर ऑफ द प्रोसेस, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं उसके अंदर होंगी, बाई विच, जिसके वजह से 2 ऐसे पॉपुलेशन जो सेम एरिया में रहते हैं, अर्थात एक ही एरिया में रहने वाले, सेम एरिया में रहने वाले, अगर वो डिस्टिंक्ट हो गए हैं, अलग हो गए हैं, तो कैन रिमेन्स डिस्टिंक्ट, तो वो एकदम बिल्कुल अलग दिखने लगेंगे। अर्थात एक ही एरिया में निवास करने वाले पॉपुलेशन अगर बहुत दिनों तक अलग रहने लगेंगे और वो कैन नॉट बी इंटरब्रीड टुगेदर, आपस में वो प्रजनन नहीं करेंगे, तो पूर्ण रूप से उनका क्या हो जाएगा, जेनेटिक पोल बदल जाएगा। अच्छा, अर्थात उनमें क्या हो जाएगा, उनका जीन भी अलग हो जाएगा, उनका बिहेवियर अलग हो जाएगा, है ना। कुल मिला के उनकी पूरी सोसाइटी डिफरेंट हो जाएगी, और इस प्रकार के डिस्टिंक्शंस को ही हम आइसोलेशन कहते हैं, और आइसोलेशन ही कारण बनता है स्पेसिएशन का, है ना। दीज हैव बीन कॉल्ड आइसोलेटिंग मैकेनिज्म बाय डॉब्झिन्स्की, है ना। अर्थात ये जो नाम दिया आइसोलेशन मैकेनिज्म का नाम दिया, उस किसने दिया, डॉब्झिन्स्की साहब ने दिया, है ना। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए हम बात करते हैं कैटेगरी ऑफ द आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म की कुल कितनी कैटेगरीज होती हैं। तो बेसिकली बच्चों जो आइसोलेशन होता है, जातियों के बीच में जो बदलाव, जो पेरेंटल पॉपुलेशंस के बीच में बदलाव हो जाता है, जो नई स्पीसीज बनती हैं, जो स्पेसिएशन का कारण होता है, बेसिकली 2 ही कारण होता है। एक होता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अर्थात कोई भौगोलिक अलगाव होता है, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को हम फर्दर 2 भागों में बांटते हैं। प्री मेटिंग मैकेनिज्म, तो प्री मेटिंग मैकेनिज्म माने होता है मेटिंग के पहले, अर्थात रिप्रोडक्शन के पहले अगर आइसोलेशन होता है तो उसको हम प्री मेटिंग मैकेनिज्म कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है सीजनल आइसोलेशन, हैबिटेट आइसोलेशन और इथोलॉजिकल आइसोलेशन। इथोलॉजिकल आइसोलेशन के अंतर्गत हम लोग 3 प्रकार पढ़ते हैं, एक होता है विजुअल स्टिमुलाई, दूसरा है ऑडिटरी स्टिमुलाई और तीसरा होता है केमिकल स्टिमुलाई। और अगर चौथा की हम बात करें तो इथोलॉजिकल आइसोलेशन के बाद मैकेनिकल आइसोलेशन। ये सब किसके हैं, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में आते हैं। अर्थात रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से भी क्या होता है, जातियों मतलब जो पॉपुलेशन, जो पेरेंटल पॉपुलेशन होता है वो अलग अलग न्यू स्पीसीज बना लेते हैं। अगला जो होता है बच्चों, ये पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म अगर हम देखें तो पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म हम क्या देखते हैं, गैमीट मोटेलिटी देखते हैं, जाइगोट मोटेलिटी देखते हैं, और क्या देखते हैं, जाइगोट इनवाइबिलिटी देखते हैं और हाइब्रिड स्टेरिलिटी देखते हैं। तो इस प्रकार के जो हैं बच्चों, ये सब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में आते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कैसा होता है और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। व्हेन अ पॉपुलेशंस are separated by a geographical barrier such as the river, sea, mountain, deserts, canyon and glaciers
एंड फॉर द एक्वाटिक एनिमल, फॉर द एक्वाटिक एंड द लैंड एनिमल्स दे आर फिजिकली प्रिवेंटेड फ्रॉम द इंटरब्रीडिंग। देखिए कह रहा है कि जब किसी पॉपुलेशन में अलगाव का कारण जियोग्राफिकल बैरियर होता है, क्या कह रहा है, जब किसी पेरेंटल पॉपुलेशन में अलगाव का कारण कौन बनता है, जियोग्राफिकल बैरियर्स बनता है। और जियोग्राफिकल बैरियर्स में कौन आते हैं, रिवर, नदियाँ आती हैं, सीज, ओशियन, माउंटेन, पर्वत, डिजर्ट, रेगिस्तान, ग्लेशियर्स या फिर कैनियन अर्थात खाड़ियाँ। इनके वजह से क्या होता है कि एक जो पेरेंटल स्पीसीज रहता है उसमें से कुछ क्या होते हैं, मान लीजिए कोई एक जाति एक जगह निवास कर रही है और उसी स्थान पर कोई घाटी बन गया। जब घाटी बन जाता है और बाय द वे किसी कारणवश घाटी बनने की वजह से कुछ मेंबर घाटी के इस पार हो गए और कुछ मेंबर घाटी के उस पार हो गए, तो घाटी बनने की वजह से दो मेंबर जो दोनों अलग अलग मेंबर्स हैं वो आपस में मिल नहीं पाएंगे, और आपस में मिल नहीं पाएंगे तो दे कैन नॉट बी इंटरब्रीड टुगेदर, और आपस में वो प्रजनन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से धीरे 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 टाइम इंटरवल अगर बढ़ता चला जाएगा तो धीरे धीरे वो नई स्पीसीज बना लेंगी। इसी को हम स्पेसिएशन कहते हैं। सच पॉपुलेशन आर टर्ड एज द एलोपैट्रिक। देखिए इस प्रकार के पॉपुलेशन को जिनका कारण जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है, जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से जो पॉपुलेशन में अलगाव होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सच पॉपुलेशन आर टर्म्ड एज द एलोपैट्रिक and are forced to the evolved independently and accumulate the genetic differences। इस प्रकार के जो पॉपुलेशन में होता है बच्चों, अर्थात जो इस प्रकार का आइसोलेशन होता है, इस प्रकार के आइसोलेशन से बनने वाला स्पेसिएशन एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहलाता है। और इसमें जो नई जातियां बनती हैं वो इंडिपेंडेंटली रहने लगती हैं, स्वतंत्र रूप से रहने लगती हैं, और एक समय ऐसा आता है टाइम इंटरवल बढ़ता चला जाएगा तो एक डिफरेंट जीन पूल बन जाता है, अर्थात उनका जेनेटिक डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलेगा, उनके जीन में ही अंतर आ जाएगा। अर्थात जो एक पेरेंटल पॉपुलेशन था उससे अलग हुआ जो स्पीसीज है उसकी पूरी जीन ही बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सेपरेट होकर दूसरे स्थान तक चला गया है और इनसे उनका कोई मतलब नहीं है, ये आपस में इंटरवीड नहीं कर रहे हैं, आपस में बातचीत नहीं हो रही, तो कुल मिला के बिल्कुल डिस्टिंक्ट सेपरेट हो जाएंगे और इनका किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से नई स्पेसिएशन बन जाएगी। जियोग्राफिकल आइसोलेशन में भी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट स्पीसीज। जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, अर्थात डिफरेंट प्रकार के स्पीसीज के लिए डिफरेंट प्रकार से होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अ स्मॉल स्ट्रीम में बी एन इफेक्टिव बैरियर्स फॉर द लैंड इंसेक्ट। जो लैंड इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों के लिए जो होता है, एक छोटा सा जो स्ट्रीम होता है वो बैरियर का काम करता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ द जियोग्राफिकल बैरियर। जैसे मान लीजिए कुछ इंसेक्ट जो है इधर रह रहे हैं, है ना, ये बहुत सारे इंसेक्ट हैं, और बीच मान लीजिए इसमें से कुछ लोग अपने भोजन के तलाश में इधर चले गए, है ना, और यहीं बीच में एक क्या बन गया, एक छोटी सी स्ट्रीम बन गई, है ना, एक छोटी सी नाली बन गई। तो आप बताइए, अगर सपोज दैट आप एक मान लीजिए कि ये कोई चींटी है और ये चींटी यहाँ एक साथ रह रही थी और अपने भोजन के तलाश में कुछ चींटियाँ इधर चली गई और इनके जाने के बाद ही कोई यहाँ नाली बन गई, तो बताइए क्या ये चींटी इधर से यहाँ आ सकती है? नहीं आ सकती। और जब ये नहीं आ सकती हैं तो यहाँ की जो पेरेंटल इनहेबिट में रहने वाली थी, अर्थात जो पेरेंटल पॉपुलेशन रहने वाली चींटियाँ थे वो यहाँ रह जाएंगे और ये यहाँ रह जाएंगे, बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेट हो जाने के वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये यहाँ इंटरब्रीड करने लगेंगे, यहाँ इंटरब्रीड करने लगेंगे, और जब दोनों आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगे तो इस प्रकार से ये नई स्पीसीज बन जाएगी, है ना। तो यही कह रहा है, फॉर एग्जांपल अ स्मॉल स्ट्रीम्स में बी एन इफेक्टिव बैरियर फॉर द लैंड इंसेक्ट। अर्थात लैंड इंसेक्ट के लिए जो इफेक्टिव बैरियर के रूप में एक स्मॉल स्ट्रीम्स भी क्या होता है, एज अ जियोग्राफिकल आइसोलेशन के या जियोग्राफिकल बैरियर के रूप में काम करेगा। और छोटे छोटे कुछ मैमल्स के लिए भी, वाइल फॉर बर्ड इवन माउंटेन एंड ओशियंस मे नॉट बी बैरियर्स। और जबकि यहाँ अगर हम बात करें बर्ड्स के लिए, तो बर्ड्स के लिए फिजिकल बैरियर्स किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उड़ने वाले हैं, वो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाएंगे। उनके लिए न कोई डिजर्ट, न कोई ग्लेशियर्स, न कोई माउंटेन, न कोई रिवर्स, न कोई ओशियन, कोई बैरियर्स नहीं बन सकता है। इस प्रकार से अगर हम बर्ड के लिए कहें तो बर्ड में केवल और केवल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखने को मिलता है। और लैंड पर रहने वाले, रिवर्स में रहने वाले, नदियों में एक्वाटिक हैबिटेट एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अगर हम बात करें तो यहाँ जो होता है फिजिकल बैरियर्स या जियोग्राफिकल बैरियर्स आइसोलेशन का कारण बन सकता है ना। आइए बात करते हैं अब अगर हम ये देखें फिजिकल बैरियर्स और जियोग्राफिकल बैरियर्स में कौन कौन आते हैं, तो इसमें माउंटेन आते हैं, पर्वत। अगर मान लीजिए कहीं पर्वत बन जाता है तो दो जातियाँ अलग अलग हो जाएंगी।
और जब दो जातियाँ अलग अलग हो जाएंगे तो उनका बोल भाषा सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आना जाना नहीं है और दूसरे में इंटरब्रीडिंग नहीं हो रहा है, तो उनकी स्पीसीज बिल्कुल बदल जाएगी। रिवर्स भी कारण बन सकते हैं, कैनियन माने घाटी बन सकती है, ओशियन बन सकता है, और ग्लेशियर्स, ये सब क्या होते हैं, फिजिकल बैरियर्स के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात ये फिजिकल बैरियर्स के रूप में किसी भी जातियों का स्पेसिएशन कराने में कारगर होते हैं। अगर यही हम दूसरी बात करें, यहाँ देखिए एक हम एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक पैसिफिक ओशियन है और ये कैरेबियन ओशियन है ना। अब यहाँ देखिए पहले क्या था, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों क्या थे, बिल्कुल अलग थे। यहाँ केवल पानी और पानी था, लेकिन कहा जा रहा है कि 3.5 मिलियन ईयर्स एगो एक आइस्थमस ऑफ पनामा बन गया, अर्थात इनको जोड़ने के लिए एक स्थान बन गया। देखिए ये जुड़ गए हैं, इसको हम कहते हैं आइस्थमस ऑफ पनामा। अब इस पनामे की वजह से ये जो यहाँ पेरेंटल स्पीसीज था, ये यहाँ इसमें से कुछ यहाँ चले गए, और फिर इस पनामा बनने की वजह से, जब तक ये नहीं बना था पनामा, आइस्थमस ऑफ पनामा जब तक नहीं बना था तब तक ये बिल्कुल खुला हुआ था, यहाँ से आना जाना इनका था। लेकिन जैसे ही आइस्थमस ऑफ पनामा बन गया बच्चों, वैसे ये क्या हो जाए, बिल्कुल अलग हो गए, डिफरेंट हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए। जब डिस्टिंक्ट हो गए तो ये यहाँ इंटरब्रीड करने लगे, ये यहाँ इंटरब्रीड, इन दोनों के बीच में जो इंटरब्रीडिंग थी वो समाप्त हो गई। तो ये क्या हो गया, ये देखिए दूसरे कलर का बन गया, ये दूसरे कलर का बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ जियोग्राफिकल बैरियर के रूप में क्या बन गया, आइस्थमस ऑफ पनामा बन गया, अर्थात एक रुकावट बन गया, एक बैरियर बन गया। और ये बैरियर क्या है, ये देखिए दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो जब दोनों अलग रहने लगेंगे तो क्या हो गया, इनके बिछड़ाव के कारण ये नई जातियाँ बन जाएंगी, नई स्पेसिएशन बन जाता है। तो ये है एग्जाम्पल। अब आइए हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के विषय में। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स दैट प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग इन द पॉपुलेशन दैट आर द एक्चुअली सिम्पैट्रिक, अर्थात ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पेरेंटल पॉपुलेशन के बीच में क्या होता है, अलगाव हो जाता है। और ये आपस में अलगाव कैसा हो जाता है, कैन नॉट बी इंटरब्रीड टुगेदर, अर्थात इनकी इंटरब्रीडिंग की प्रक्रिया रुक जाती है। और ये कैसे होते हैं, एक्चुअली ये सिम्पैट्रिक होते हैं, अर्थात एक ही एरिया में निवास करने वाले होते हैं। एक ही एरिया में भले ही निवास करें, अगर इनके बीच में कुछ लोग अलग हो गए और ये आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार के अलगाव को हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं, है ना। अर्थात एक ही एरिया में रह रहे हैं, लेकिन अगर वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रहे हैं, अपने अलग अलग जातियों में अलग अलग एक स्पीसीज बना लिए हैं, तो इस प्रकार का जो आइसोलेशन होता है इसको हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। इट डज नॉट परमिट पॉपुलेशन टू एक्सचेंज जीन, ये क्या करता है, ये पॉपुलेशन में जीन एक्सचेंज को क्या करता है, परमिट नहीं करता है ना। इट डज नॉट परमिट पॉपुलेशन टू एक्सचेंज जीन, अर्थात जीन को एक्सचेंज करने के लिए परमिट नहीं करता है। इट आइसोलेट द जीन पूल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ये क्या करता है, इसकी वजह से पूरा जीन पूल ही क्या हो जाएगा, डिफरेंट, अर्थात डिफरेंट स्पीसीज में जीन पूल ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्लासिफाइड एज द प्री मेटिंग एंड द पोस्ट मेटिंग, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को दो भागों में क्लासीफाई किया जाता है, प्री मेटिंग आइसोलेशन एंड पोस्ट मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसमें देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन फेमस ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग प्री मेच्योरिंग आइसोलेशन, जो नेचुरल सिलेक्शन होता है ये प्री मेच्योरिंग आइसोलेशन को डिनोट करता है। ओवर दोज दैट हैव ओनली पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन, है ना। ये देखिए एक फिगर के माध्यम से, ये देखिए ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, और इसी ओरिजिनल पॉपुलेशन में एक जो नीला कलर आप देख रहे हैं, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है और ये बिल्कुल अलग हो गया है। तो एक समय आएगा कि ये अपने में ही इंटरब्रीड करेगा, अर्थात नीला वाला नीले में इंटरब्रीड करेगा और ग्रीन वाला ग्रीन में इंटरब्रीड करेगा। तो इस प्रकार से नीला वाला उसी एरिया में रहकर उसी कम्युनिटी में रह रहा है, अर्थात ये सिम्पैट्रिक होते हुए भी, लेकिन उसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, अर्थात इसमें ये दोनों आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, पृथक स्पीसीज बन जाएंगे। तो यहाँ देखिए किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि ना तो कोई माउंटेन बना है, ना तो कोई ग्लेशियर्स बना है, ना कोई रिवर है, ना कोई ओशियन है, एक ही समुदाय में रह रहे हैं। अर्थात यहाँ फिजिकल बैरियर नहीं है, यहाँ कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, यहाँ केवल और केवल क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है कि ये दोनों जातियाँ आपस में अपना अलग शादी विवाह कर रहे हैं। जैसे आप देखिए गांव में ही देखिए, तो गांव में जातियों का विभाजन कैसे होता है, कोई यादव है, कोई मौर्य है, कोई पाल है, कोई विंध्य है, कोई कुछ भी है, तो वो क्या करते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, एक ही गांव में रहते हैं, उनका क्या है, उनमें कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, लेकिन वहाँ स्पीसीज का बदलाव अलगाव है, अर्थात वहाँ रिप्रोडक्टिव बैरियर्स है। कोई एक मौर्य किसी दूसरे में शादी नहीं करेगा, एक यादव किसी दूसरे कास्ट में शादी नहीं करेगा, सब अपने ही अपने कास्ट में शादी करते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ द सिम्पैट्रिक आइसोलेशन ना, ये प्रकार का सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन
स्पेसिएशन है, लेकिन इस प्रकार के अलगाव को हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। अर्थात एक जात किसी दूसरी जात में इंटरब्रीडिंग नहीं करेगी अगर वो अपनी जात में शादी करते हैं तो इस प्रकार के ही, अर्थात वहाँ कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, कोई ना माउंटेन है, ना ग्लेशियर्स है, कुछ नहीं बना है, लेकिन वहाँ एक प्रकार का क्या है, सेक्सुअल इंटरब्रीडिंग नहीं हो पा रही है। और सेक्सुअल इंटरब्रीडिंग को रोकने के लिए ये इस प्रकार के जो आइसोलेशन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ अगर हम देखें तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। म्यूटेशन हो सकता है, अर्थात म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाएगा, एक वेरिएशन दिखता है, एक विविधता देखने को मिलेगा। दूसरा बिहेवियर हो सकता है, तीसरा टाइम बैरियर हो सकता है, चौथा नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है, पांचवा जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है और छठवां इन्वायरमेंटल बैरियर्स हो सकते हैं। तो ये सब कारण है कि इसके रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के, अर्थात रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इसके कारण हो सकता है जिसकी वजह से नए स्पीसीज बन जाएंगे जिसको हम स्पेसिएशन कहेंगे। तो आज के वीडियो सेगमेंट्स में बच्चों हम लोगों ने आइसोलेशन को देखा, आइसोलेशन के विभिन्न एस्पेक्ट्स को देखा है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किसे कहते हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जब बच्चों हम लोग स्पेसिएशन की बात करेंगे तो वहाँ आइसोलेशन को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए हेल्पफुल है, ज़्यादा अच्छे समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें जिससे उनकी भी तैयारी अच्छे से चल सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।